अब देखिए, अध्याय 6 पढ़ा रहे हैं, जनजातीय समाज। समझिएगा, ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज। व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी? किसे कहते हैं, क्या अर्थ है, क्या समझते हैं, है ना? अब इसका अर्थ एवं परिभाषा हो गया, मीनिंग एंड डिफिनेशन, यानी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ ट्राइब्स के बारे आपको बता दिए। अब इसकी विशेषता कौन कौन है, एग्जाम में आएगा। आज का हेडिंग है जनजाति की विशेषता पढ़ा रहे हैं। अध्याय 6 में हेडिंग क्या है? जनजाति की विशेषता। एग्जाम में आएगा, क्या आएगा आप समझिए, सुनिए। जनजाति की विशेषता से क्या समझते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, जनजाति की विशेषता से क्या समझते हैं? अथवा जनजाति का क्या अर्थ है, अथवा जनजाति का क्या अर्थ है, अथवा जनजाति की विशेषता की व्याख्या कीजिए। चाहे कितने प्रकार के होते हैं, चाहे व्याख्या का वर्णन कीजिए। अंतर क्या होगा? हमको विशेषता लिखना है, ये विशेषता बात पूछ रहा है, आपको नंबर मिलेगी सोलिड। जनजाति की विशेषता कौन कौन है, क्या अर्थ है, क्या समझते हैं विशेषता से, तो हमको विशेषता लिखना है ना? अब आगे देखिए, आगे देखिए, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स। अब उपयुक्त परिभाषा के आधार पर जनजाति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला क्या? सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति क्या? सामान्य संस्कृति। ये जनजाति परिवार की एक सामान्य संस्कृति होती है। लिखोगे, क्या लिखोगे? जनजातीय समाज की एक सामान्य क्या होती है? कल्चर होती है, संस्कृति होती है। जनजाति के सदस्य अपनी संस्कृति के रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं, विवाह, बाल, खान पान के नियम, लॉ, मूल्यों और विश्वासों का पालन करते हैं। यही कारण है कि उनके जीवन की तौर तरीकों, व्यवहारों व दृष्टिकोणों में एक रूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक रूपता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज। एक जनजाति के सभी सदस्य प्राय एक सामान्य भाषा बोलते हैं। यह भाषा थोड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। यह समूह के सदस्यों में समानता की चेतना का विकास करती है। यह क्या करती है? समानता और चेतना की विकास करती है। तीसरा पॉइंट, अंतविवाही, इंडोगेमी। जाति की भ्रांति जनजाति की एक अंतविवाही समूह है। सामान्यतः जनजाति का प्रत्येक सदस्य अपनी ही जनजाति में भी विवाह करता है। यही विशेषता उसे अन्य बाह्य समूहों से पृथक करती है और अपवाद के रूप में कोई जनजाति बहिर्विवाह भी नहीं, बहिर्विवाह ही हो सकती है। चौथा पॉइंट है एक विशिष्ट नाम। प्रत्येक जनजाति का एक विशिष्ट नाम होता है जिससे कि वह पहचानी जाती है। पांचवा पॉइंट है विस्तृत बड़ा आकार। विस्तृत बड़ा आकार, ध्यान दीजिएगा, विस्तृत बड़ा आकार। जनजाति विभिन्न परिवारों, गोत्रों, समुदायों, भाइत्री दलों व मोइटी का एक संयुक्त संगठन होता है। मोइटी एक संगठन होता है जो क्षेत्रीय समूहों की तुलना में अति विस्तृत होता है। ऐसे अनेक जनजातीय समूह हैं जिनकी सदस्य संख्या 30 लाख से 50 लाख होती है। कितना? 30 लाख से 50 लाख होती है। छठा है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समूह, इकोनॉमी सेल्फ रिलिवेंट ग्रुप। सामान्य प्रत्येक जनजाति आर्थिक रूप से एक आत्मनिर्भर समूह होता है, अर्थात जनजाति के सदस्य अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर अपने समूह में ही कर लेते हैं। आज भी अधिकांश जनजाति अपने जीवन व्यापन के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं, परंतु कुछ जनजातियां कृषि, पशुओं द्वारा अपना दूध व अन्य छोटे छोटे व्यवसाय भी करते हैं। क्या करते? छोटे छोटे व्यवसाय भी करते हैं। सातवां पॉइंट में आइए, एक राजनीतिक संगठन का इकाई, है ना? एक राजनीतिक संगठन का इकाई यानी
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनिट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिट प्रत्येक जनजाति का एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है जिसका मुखिया समाज का वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। समाज का क्या होता है? वयोवृद्ध व्यक्ति, जिसको बूढ़ा बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति होता है ना। मुखिया जनजाति का सर्वोपरि व्यक्ति होता है। क्या होता है? सर्वोपरि व्यक्ति होता है मुखिया, जिसको जज समझिए उसका समाज में, है ना। जिसकी आज्ञा का पालन समूह के प्रत्येक व्यक्ति करता है। उसकी आज्ञा की पालन का प्रत्येक व्यक्ति आज्ञा का क्या करता है? पालन करता है ना। ऐसा न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान पाया जाता है। ऐसा नहीं करने पर क्या होता है? दंड का प्रावधान पाया जाता है। दंड का प्रावधान पाया जाता है ना। अब देखिए, दंड समझते हैं? दंड का प्रावधान देखिए क्या होता है। आप देखिएगा गांव गांव में एक संगठन है, चाहे एक मुखिया है, अगर वो मुखिया बोल देगा कि ये गलत हो रहा है और पंचायत करके ये फैसला कर देगा, वो मुखिया का बात को, पंचायत का बात को थाना पुलिस सभी कोई मानते हैं। देखिएगा, उसका बात कहीं उठ नहीं सकता है। बात समझे? उसका बात कहीं उठ नहीं सकता है। मुखिया का बात का वैल्यू है, वेट है। अगला पॉइंट आइए, सामान्य निषेध टेबू, कॉमन टेबू। डीएन मजुमदार के अनुसार प्रत्येक जनजाति कुछ सामान्य निषेधों का पालन करती है। ये निषेध समाज के सदस्यों द्वारा खान पान, व्यवसाय, विवाह आदि के समय अपनाए जाते हैं। खान पान, विवाह के द्वारा ये अपनाए जाते हैं, है ना। इन्हीं निषेधों को टेबू कहा जाता है। यही निषेध को क्या कहते हैं? हम टेबू कहते हैं। क्या कहते हैं? यही निषेध को हम क्या कहते हैं? टेबू कहते हैं। टेबू इसका एक लैंग्वेज भाषा है, उसका टेबू कहते हैं। आप देखिएगा कि प्रत्येक समाज का एक अलग अलग कल्चर होता है। जनजाति का भी एक अलग कल्चर है, एक संस्कृति है, एक अलग ही इसका रहने का तरीका है, एक अलग ही पूजा पाठ, मैरिज, विवाह, खान पान, रीति रिवाज, सभी का इसका एक अलग ही तरह का इसका एक तरीका है, अलग ही तरह का इसका एक संस्कार है। इसमें बात समझ रहे हैं? तो आगे आपको देखना है कि टेबू, इन्हीं निषेधों को हम टेबू कहते हैं। टेबू समझ रहे हैं? टेबू समझते हैं ना? टेबू जनजाति का है। अगला पॉइंट है, एक निश्चित भूभाग। ए डिफिनिट मतलब एक निश्चित भूभाग। ए डिफिनिट टेरिटोरी, भूभाग, टेरिटोरी, एक डिफिनिट टेरिटोरी प्रत्येक जनजाति का एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है। एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है ना। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण उन्हें परस्पर एकता और सामूहिकता की भावना का विकास भी हो जाता है, जिन्हें हम सामुदायिक भावना भी कहते हैं। एक विशेष क्षेत्र में रह के क्या होता है, इसमें सामुदायिक भावना पनप जाती है। क्या होती है? सामुदायिक भावना इसमें उत्पन्न होती है, सामुदायिक विचार उत्पन्न होता है, एकता उत्पन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक भावना कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक भावना कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, एग्जाम में लिखोगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय जनजातीय समाज की विशेषता निम्न है, चाहे इस प्रकार है, फुल स्टॉप, चाहे यही है, विशेषता यही है। विशेषता से ही समझते हैं हम, चाहे विशेषता इतना ही प्रकार की है। ठीक है।